महफिल तमाम हो चुकी तो वो भी कमरे में चला गया। दरवाजे पर लटके पर्दे को उल्टे हाथों हटाए वो अंदर दाखिल हुआ। पर्दा हटते ही पहला मंजर दिलनशीं था। वो बेड पे एक पांव रखे घुंघरू उतार रही थी, जो अभी कुछ देर पहले ही रक्सो सुरूर की महफिल में तबले की दगड़दम और सस्ते दामों बजने वाले बाजे की आवाज में मन मस्तम होने की गरज से पहने थे। उसकी दूधिया रंगत के पैर लश्कारे मार रहे थे, जिनमें मेहंदी लगे हाथों की चमक उठ रही थी। आदाब, वो ये कहते ही पास रखे सोफे पे दराज हो गया। उसके हाथ में अदबिया सिगार था। दराज कामत लाश पे सफेद काटन पहन रखी थी। मिर्जा साहब महफिलें तो बाकायदा एहतमाम से देखा करते, मगर आज कमरे तक आने की जुर्रत भी कर बैठे थे। जुर्रत तो उन्हें अव्वल से ही थी, मगर आज महरुन्निसा के कमरे में मर्दानगी का पहला कदम था, जो शायद उसके दिल की धड़कनों को साकत कर रहा था। मगर उसने खुद को नॉर्मल ही रखा। जवाबन भी आदाब मिला। इसके हल्के सुनहरी बालों का आधा हिस्सा कमर तक फैला हुआ था और आधे बालों ने लटक कर उसके चेहरे को छुपा रखा था। वो बेनियाजी से घुंघरू उतार रही थी। उसकी यही बेनियाजी उसे कोठे में मगरूर तवाइफ कहलाती थी। वो कोठे में मौजूद सबसे अलग थी। कमरे की सुर्ख रोशनी में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। टेबल पे गुलदान बड़ी नफासत से रखे थे। एक अदद खाली डस्टबिन इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ रहने वाली नफासत पसंद है। आपके खदोखाल बड़े दिलरुबा हैं, जिस्म हरनियों के जैसा, आंखें हैं कि जादू है, माशाअल्लाह। शमाए महफिल हैं आप तो। आज आपकी पहली एंट्री ने ही दिल लुभा दिया। मुझ समेत कई खानजादे बड़ी तड़प रखते हैं और आपसे मिलने का इश्तियाक लिए बैठे हैं। माशाअल्लाह, क्या हुस्न पाया है आपने। लगता है खुदा ने बड़ी फुर्सत में तराशा है आपको। बिना रुके ही वो बोलता गया। ये कोई नई बात नहीं थी, मगर उसके लिए नई बात ही थी। सफेद पोश नफासत का मलबूस ओढ़ने वाली शख्सियत में उसे एक भेड़िए की रूह दिखाई देने लगी, जिसके दांतों में उसे अपने जिस्म के हसूल की रालें टपकती नजर आईं। वो नौवारिद थी, मगर वो पेशावर तवाइफ नहीं थी। अपनी गलतियों से भागते भागते जिंदगी ने उसे इस कोठे में ला खड़ा किया। ऐसी गलतियां जिनके दाग जिस्म पे यूं लगे अगर उन्हें खुर्च के मिटाने की कोशिश की जाए तो रूह से खून रिसने लगे, और ये निशान एक गहरे जख्म की सूरत उभरने लगे। यहां आए उसे बमुश्किल 3 माह हुए थे। गोल्डन फ्राक पहने एक शोख चंचल कमसन हसीन तवाइफ, जिसकी जवानी फूट फूट रुखसारों से बह रही थी, अब कि वो बेड के क्राउन से पुश्त लगाए बैठी थी और इसी बेनियाजी से कंगन उतार रही थी कि वो शख्स फिर से गोया हुआ। क्या ख्याल है फिर, कल जब हमारे नाम हो जाए तो क्या तमाशा हो। उसके लहजे में जहर भरा मिठास था और बेहयाई की तमकनत जो धुएं में उड़ रही थी। बाइज्जत चेहरी का रूप बेगैरती का इश्तिहार बन चुकी थी और उसके निश्तर जैसी बातें उस मासूम चिड़िया की रूह को घायल करती जा रही थी। मगर वो पूरे तमाद लहजे में सुनती चली जा रही थी। फिर एकदम भड़क उठी। आप जा सकते हैं। मिर्जा साहब के चेहरे पे नागवारी न जाने कब गुस्से में बदली। जेब में हाथ मारा और पैसों की एक छलकती गट्ठी उसके सामने फेंक दी। ये लो अपना मुआवजा, तुम्हारा यही काम है और तुम्हारी यही नौकरी है। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई एक रंडी होके मेरे सामने बोलने की। पैसे का गुरूर उसके लहजे में ठाठे मार रहा था। तुम एक तवाइफ हो और तवाइफ ही बनो जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। गुस्सा, तंज, गुरूर, ये सब मिलके एक घिनौना रूप धार रहे थे। न जाने उस सेठ को क्या जाम खाए जा रहा था कि वो मुसलसल उस लड़की की इस्मत खरीदने को एक एहसान की तरह जता रहा था। महरू, ये कैसा शोर है। बाहर से आवाज आई और वो आवाज देती अंदर दाखिल हुई। ये मालकन थी या शायद कोठे में मौजूद तवाइफों की सरदार थी। जो भी थी, बड़ी रोबदार आवाज में अंदर दाखिल हुई। साइड पे एक मुआशरे का शरीफ तरीन सेठ बैठा सिगार पीते हुए धुएं से कमरे में बुदबू फैला रहा था और बेड पे पड़ी नोटों की गट्ठी हर चीज को खुली किताब की तरह आश्कार कर रही थी। वो लड़की सर झुकाए खामोश बैठी थी कि जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। एक पल को खामोशी का सांप कमरे में मौजूद हर चीज को डस गया, मगर यह खामोशी उस औरत की रोबदार आवाज ने तोड़ दी। अरे मिर्जा साहब, आपको मना किया था।
आप बाहर तशरीफ लाएं, उठें, मैं समझाती हूँ। सेठ मिर्जा अपना सिगार डस्टबिन में फेंकते हुए गुरूर भरी एक फातिहाना मुस्कुराहट लिए उठ गए और वो बड़ी औरत उसे बाहर ले गई। देखें सेठ साहब, ये लड़की नई है, पिछले 3 माह से इससे खासी अपनायत दी है। बेचारी नाकाम आशिका है, मुआशका निभाने के चक्कर में घर से भागी थी और 4 दिन लड़के ने अपनी रंगरलियां मनाने के बाद इसे बेयारों मददगार छोड़ दिया। ये मेरे सोने की चिड़िया है, आप जरा हौसला रखें, गुस्से पे काबू पाएं और कल आएं। बाकी खुसर फुसर भी चलती रही, मगर ये अल्फाज उसके कानों में सीख की तरह घुस गए थे और उसे अपनी रूह उन लफ्जों के अंगारों पर पकती हुई महसूस हुई। जरा देर गुजरी तो वो औरत अंदर आई और मेहरू के साथ बैठ गई, जो शायद रो रही थी। उसका काजल आंखों से बह चुका था। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर उसे वहां दिलासा देने वाला कोई नहीं था। उसे मालूम हो चुका था कि अब वो वक्त है कि इस वक्त में ये मालकन किए गए सारे एहसानात का बदला मेरी इस्मत बेच के उतारेगी। लिहाजा उसके सामने आंसू बहाना बेकार ही ठहरेगा। देखो मेहरू, मुझे पता है ये काम तुम्हारे लिए आसान नहीं, मगर सोचो इसके बिना तुम्हारे पास कोई चारा है, कोई रास्ता है। बेगैरती तो तुम घर से भाग के कर ही चुकी हो, अब बचा क्या है तुम्हारे पास? बाप तुम्हारा तुम्हारी इस हरकत से मर चुका है, भाई यकीनन ढूंढ कर मार ही डालेंगे। ये कोठा हमारी दुकान है, ये सेठ हमारे ग्राहक हैं, हम तवाइफे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे खरीदारों की जेबों में हमारी रोजी रोटी है और यही यहाँ की हकीकत है। पिछले 3 माह में तुम्हें कुछ नहीं कहा गया कि यहाँ के माहौल में रच बस जाओ। अब जरा गौर करो सारी बातों पे और ये पैसे उठा लो, ये तुम्हारी कमाई है, तुम ही रखना अपनी पहली कमाई। वो ये कहते ही उठ गई, गोया ये कह गई हो कि ये बात आखिरी बात है। रात सारी ख्यालों में कटी, नींद की गोलियां भी अगर होती तो बेअसर होती। खुली आंखों ही रोते हुए सहर हो चुकी थी। वो रात भर दीवारों से बातें करती रही, रात भर सोचती रही, बाबा मेरी वजह से बीमार हुए, भाई मुझे मार डालेंगे। और ये यकीनी बात थी, खानदान में कोई है नहीं जिसके पास जाया जाए, कोई राह नहीं, कोई घर नहीं। बाहर भीख मांग लूंगी, मगर कैसे? ये मुआशरा वहां भी मुझे नहीं छोड़ेगा। ये लोग भेड़िए बन चुके हैं। वक्त बढ़ता गया, फजर से जोहर हो चली। उसने चाय मंगवाई, मगर सोचे मुसलसल घेर चुकी थी। शाम की सुर्खी बढ़ेगी और दर्द की कंदीलें रोशन होती चली जाएंगी। आज फिर उसे घुंघरू पहनने होंगे, नाचना पड़ेगा और इसके साथ साथ उस मगरूर सेठ की गलीज निगाहों की तस्कीन और उसकी शराफत में लिपटी जिस्म की भूखी रूह की ग़िज़ा बनना पड़ेगा। उसे ये सब सोच के खौफ आ रहा था, तुम एक तवाइफ हो और तवाइफ ही बनो जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। ये ख्याल उसके दिमाग में चोट की तरह लगा और वो तड़प उठी। ये कैसी गाली है, ये कैसा ताना है? क्या मेरा वजूद यहाँ इस बात की दलील के लिए काफी है? हाँ हाँ बिल्कुल। एक अनजानी आवाज ने उसे यकीन दहानी कराई और वो सहम गई। क्या ये औरतें जो अपना आप बड़ी खुशी से सरेआम बेचती हैं आज़ादी के नाम पे, ये तवाइफे नहीं हैं? इन्हें क्यों आज़ाद ख्याल जाना जाता है? इनके साथ मिलके ये मुआशरा आज़ादी के नारों से गूंजता है, मगर मैं भी तो एक औरत हूँ। क्या मुझे ये मुआशरा तवाइफ की गाली से नवाजता रहेगा? क्या वो औरतें जो अपना आप मर्जी से सरेआम मेरा जिस्म मेरी मर्जी का राग अलापने वालियां हैं, तवाइफे नहीं हैं? क्या ये गाली सिर्फ मुझ जैसी औरत के ही हिस्से में आई? ये मॉडर्निज्म का शिकार औरतें क्या तवाइफ के जुमरे में नहीं आती? हाँ मैं तवाइफ हूँ, मगर ये मुआशरे के शरीफ ज़ादे जिनकी गलाजत के कब्रिस्तान यहाँ इस कोठे में दफन है, क्या ये इंसान नुमा भेड़िए नहीं है? यहाँ आने जाने वाला हर शख्स क्या अपने किरदार में आला फिरौन नहीं है? यहाँ हर चीज का मयार बदल चुका है। मोहब्बत भी एक धंधा बन चुकी है, ऐसा धंधा जिसमें मर्द अपनी लगाई रकम महबूबा के जिस्मो जान से खेलकर सूद समेत वापस लेते हैं और औरत मोहब्बत के नाम पे जिस्म बेचती है। क्या सभी ऐसे हैं? नहीं, मैं तवाइफ हूं, मगर मैं तवाइफ तो नहीं। ऐसे हजारों सवाल उसके जहन के गुंबदों से टकरा रहे थे। वो मुंतशिर ख्याली का शिकार थी। दर्द की नीली रगें फट चुकी थीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज हुईं गोया दिल फटने वाला है और एक चीख ने कमरे को हिला के रख दिया। उसके हाथ से घुंघरू गिर चुके थे
اور وہ خود ان گھنگروں پر دھڑام سے گری تھی۔ اس کے نتنوں سے خون جاری ہو گیا، دماغ کی نسیں پھٹ چکی تھیں۔ چائے کی پیالی میں ڈالا زہر چند سیکنڈز میں ہی اثر کر چکا تھا، اور ان 3 ماہ کا احسان وہ اپنی جان سے گزر کے دے چکی تھی۔ جاتے جاتے پیسوں کی اس گٹھی کے ساتھ ایک کاغذ پہ وہ لکھ گئی، میری طرف سے یہ اس جاہل سیٹھ کے منہ پہ مار دیجیے گا یا پھر کسی ایک لڑکی کی شادی کر دیجیے گا۔ میں طوائف ہوں مگر اپنا جسم نہیں بیچ سکتی۔ ہم طوائفوں کو دنیا میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آخرت خراب ہوگی، لہٰذا خراب تو کچھ یوں ہی صحیح۔ اگر میرا دوسرا جنم ہوا تو میں عشق نہیں شوہر تلاش کر